और टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है कि कूलाम का लॉ कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। इन द केस वी कैन से लिमिटेशंस ऑफ कूलाम लॉ। तो आज हम सीखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलाम लॉ, कूलाम का लॉ कहाँ पे वैलिड है। सेकेंड थिंग इज कि हम ये जानेंगे कि जो न्यूटन का लॉ है और जो कूलाम का है, न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है, कूलाम का लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला है वो उनमें क्या सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है, क्या कुछ उसमें सिमिलरिटी मिलती है और क्या वो डिसिमिलर है, किन केसेस में है, क्या है वो डिस्कस करेंगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन अगर है टू चार्ज हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू देयर मासेस मींस ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके बीच है वो कितना होता है और उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स होता है वो कितना होता है और उनमें कितना रेशियो होता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स। तो कूलम्स के लॉ की क्या लिमिटेशंस है? पहली बात तो इट इज अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस। जब चार्जेस पॉइंट्स होते हैं मतलब कि जो चार्ज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, पॉइंट, अब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी हैवी बल्ब के लिए जिसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए हम डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट इज अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज Q1, पॉइंट चार्ज Q2 and the distance, separation distance is R, then this electric force formula K1 Q2 upon R square is applied. Okay? बट हम तभी से अप्लाई नहीं करते। कोई यहाँ बड़ी सी बल्क है, कोई ये भी बल्क है, डिस्ट्रीब्यूशन अजीब सा है, इसमें चार्ज है प्लस प्लस माइनस माइनस या प्लस प्लस इसमें मिलके होते हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज से मिलके बना हुआ ये भी बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलके बना हुआ है, तो इसके लिए हम गॉस थ्योरम स्टडी करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे नहीं समझते हैं। तो फिलहाल हमने कहा इट इज वैलिड अच्छे से और पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज अगर है तो इनकी भी अप्लाई अच्छे से होता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो कोई चार्ज Q1 है, फाइन पॉइंट चार्ज है, एंड अनदर चार्ज इज Q2, ये भी पॉइंट चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ है, तो बताइए क्या फार्मूला वैलिड है? अगर इसके पास वेलोसिटी है और इसके पास भी वेलोसिटी है, इट मींस ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। नो, इट इज नॉट वैलिड। वाह, ये वैलिड नहीं है अगर दोनों चार्ज मोशन में हो, मतलब दोनों चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, ये भी स्टेशनरी होना चाहिए और ये भी मतलब स्टैटिक होना चाहिए, साइड में ये रुका होना चाहिए स्टैटिक, और ये भी क्या होना चाहिए स्टैटिक। अच्छा, अगर एक स्टैटिक है और एक नेचर में मूव कर रहा है, मोशन में है, ये मोशन में है, तो क्या होगा? बिल्कुल इस केस में भी अप्लाई होगा, इस केस में भी अप्लाई होगा, बस इस केस में अप्लाई नहीं होगा। तो हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से सीखे, इफ टू चार्ज बोथ आर मूविंग वी विल नॉट अप्लाई द फार्मूला ऑफ कूलम, कूलम का लॉ यहां पे यूज नहीं होगा। तो फिर अगर एक दोनों स्टैटिक है, बेस्ट वे हम यूज करेंगे। अगर दो स्टैटिक चार्ज के लिए अच्छे से बनाइए फार्मूला, तो अगर एक स्टैटिक और एक मोशन में तब भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज वो चार्ज मोशन में है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हम अप्लाई करेंगे। स्टैटिक है बिल्कुल करेंगे, एक स्टैटिक एक मोशन में है, या वो वाला स्टैटिक ये मोशन में, तो हम अप्लाई करेंगे। ये हो गया। अब ये आता है कि कहाँ पे ये केस है जहां पे अप्लाई किया गया। ऐसे बहुत सारे केस, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है कि हम जानते हैं कि हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पे रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस, ओके, ये स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी 0 से चार्ज है और ये इसके पास वेलोसिटी, तो इनके बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, हालांकि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे कूलम का लॉ वैलिड है। तो हमने सीख लिया हाँ भैया, अगर स्टैटिक चार्ज है तो उसके बीच फोर्स अप्लाई होगा, स्टैटिक और एक मोशन में तो बिल्कुल होगा, लेकिन दोनों मोशन में है ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो दिस इज आर अबाउट लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स का लॉ यहाँ पे इस तरह से यूज होता है। राइट, अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, एंड आवर सेकेंड टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ।
तो कूलॉम के नियम और न्यूटन के नियम में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने एक तरह से यही पढ़ रहे हैं कंपैरिजन में क्या है, कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये तब राइज होता है जब दो पार्टिकल पे चार्ज हो। सपोज ये चार्ज पहले पार्टिकल पे Q1 है, दूसरे पे Q2, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच का जो फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। बट इन्हीं के बीच अगर न्यूटन का फार्मूला कहाँ पे वैलिड, अगर ये m1 मास है और ये हमारा m2 मास है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन R²। ठीक, तो हमने कहा कि फार्मूला कूलम्स के लॉ की बात करें, पहला पॉइंट तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस K Q1 Q2 अपॉन R², ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस G m1 m2 अपॉन R²। ठीक है, ये तो आप 9वीं से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, मतलब 9th में ही बताया जाता है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला वैद्युताकर्षण बल, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के बल के समानुपाती वगैरह वगैरह। फाइनली ये फार्मूला आता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R²। 11th में इसको काफी डिस्कस किया गया। तो अगर हम इसको ये इस तरह से होता है, दिस इज फॉर चार्जेस, दिस इज फॉर मासेस। पॉइंट 1 नंबर क्लियर। ओके, सेकंड थिंग इज कि इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें जो K है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, पर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। क्यों? क्योंकि इसमें जो G है, G दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg। लेकिन अगर हम बात करें ये K की वैल्यू तो डिफरेंट होती है, वाटर और सॉरी एयर के लिए स्पेशली में याद रहती है, वैक्यूम के लिए 9 into 10 to the power 9, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, तो 10 to the power 9। तो ये इसकी वैल्यू की डिफर करता रहता है हर मीडियम के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है और ये वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि G की वैल्यू सेम है। इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर दो चार्ज हैं एयर में रखे हैं तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो अलग होगा। अगर यही दो चार्ज वाटर में रखे, उतनी ही डिस्टेंस पे वही चार्ज है, अचानक से बाढ़ आ जाओ, दो चार्ज यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये वाटर में है, वाटर मीडियम चारों तरफ, ये जो फोर्स होगा ये अलग होगा, और यही चार्ज अगर एयर में है तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो अलग होगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब थर्ड थिंग इज व्हाट? थर्ड थिंग इज तो यहां पे अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट इज कि इसमें जो है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यही तो एक इनमें सिमिलरिटी है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इट आल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। उसी रूल से इनवर्स स्क्वायर लॉ से ये भी डिपेंड करते हैं, ये भी डिपेंड, मतलब जैसे जैसे दो चार्जर के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स घटता जाएगा, जैसे जैसे दो मासेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स घटता जाएगा। तो दो मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वो फोर्स इनके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से। ओके फाइन। एंड फोर्थ थिंग इज कि ये इनके बीच एक तरह से सिमिलरिटी थी, ये बिजनेस दोनों जगह पे काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो चौथा पॉइंट इज जो कूलम्स का लॉ है, ये इस जो फोर्स है, इस फोर्स का इसमें जो Fe है इसका नेचर दो तरीके का हो सकता है, या तो ये अट्रैक्शन का होगा और या तो ये रिपल्सन का। पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पक्का कंफर्म 110% कि ये दो मासेस के बीच हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। दो मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कभी वो रिपल कर ही नहीं सकते। ये हमारा ग्रेविटेशनल रूल कहता है, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर।
Okay, but two charges can attract and repels also. If both are positive, then there will be repulsion. Both are negative, then there will be repulsion. But both are another nature plus minus, then there will be attraction. Fine. तो ये हमारा इसमें है. अब एक और बात करते हैं इसमें चौथे के बाद पांचवें पॉइंट की, कि ये कंपैरेटिवली बड़े 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 ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये कंपैरेटिवली बहुत 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 वीक होते हैं. Why is this so? कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो उसी के लिए हम केस लेते हैं समझने के लिए. पांचवा पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं और ये जो है वीक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो ये है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें की काफी ज्यादा होता है. लेकिन इसमें जो G की वैल्यू है दैट इज G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें G की वैल्यू बहुत कम होती है, दैट इज 6.68 तो इसमें G की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, इसी वजह से फोर्स कम होती है और ये ज्यादा होती है. और एक हम इसको इलेक्ट्रॉन के केस में लेकर डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए हम बात करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके बेस जो रिपल्सन का फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, और जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, उनमें क्या रेशियो वाला. फाइन. तो वैसे ही समझते हैं कि अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन है तो है क्या, फिर क्या, दिस इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 9 गुना, इस पे भी 1.6 into 10 to the power minus 9 गुना. चार्ज बोथ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r. तो हम अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें जो रिपल्सन का होगा कितना होगा 1/4 पाई f स्टार, नहीं के ले लेते हैं कांस्टेंट रखते हैं k q into q अपॉन r स्क्वायर. फाइन. तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स. लेकिन अगर यही है हमारे इस सेंस से हम देख रहे हैं इनके पास मास है, तो न्यूटन ने बताया था एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, दिस इज द मास m, दिस इज द मास m. अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ये होता है. इनकी बीच की डिस्टेंस वही है, बस हमारा पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया ये मास से तो अट्रैक्ट करेंगे, ये चार्ज से तो रिपेल करेंगे. तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो जाएगा हमारा Gm into m upon r square. तो Fg will be equal to Gm square upon r square. तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो देखिए क्या रेशियो आता है, कंपैरिजन उससे निकल जाएगा. ये तो पता लगेगा ये पाप होता है बहुत बड़ा होता है और ये बहुत स्मॉल होता है. ओके, तो चलते देखते हैं इन सबको रखते हैं. तो फाइनली रख के देखते हैं. तो अगर हम Fe बाई Fg करें जैसा कि हम देखना चाहें, इन दोनों में रेशियो क्या निकल कर आएगा, तो दिस विल बी k q स्क्वायर अपॉन gm स्क्वायर. ओहो, तो दिस विल बी k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दिस विल बी gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. तो कैंसिल हो गया, बचेगा k q स्क्वायर अपॉन gm स्क्वायर. फाइन. तो अब हम वैल्यूज को रखते हैं. अगर हम वैल्यूज को रखते हैं Fe अपॉन Fg, दिस विल बी, तो की वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम, तो k 10 to the power 9 क्यों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 9 coulombs square. And what is the G is 6.67 into 10 to the power minus 11. And what is the mass of the electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31. Fine. तो if we solve this question, तो हम ये पता कर पाएंगे कि Fe बाई Fg क्या हो सकता है. और ये मैथ लगाने के बाद हमें अप्रॉक्स 10 to the power 42 या 43 आता है. तो 42 से ऐसा सो सॉल्व करना. तो अगर इतनी वैल्यू आ रही आप समझ सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अट्रैक्शन का उसका डिवाइड करें तो इतना आता है इलेक्ट्रॉन के केस में. मतलब ये कि अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर ये 1 न्यूटन तो ये एक, अरे नहीं भैया इसके आगे 43 गॉड इतना सा, हाँ भैया इतना सा, ये 1 है तो ये कितना, अभी पूरा काम नहीं किया, 43 टाइम्स 0. तो अगर ये 1 न्यूटन आ रहा है तो ये 1 और उसके आगे 42 टाइम्स, तो मतलब इतने टाइम्स होता है.
तो ऑफ कोर्स इट इज मच मच स्मॉलर, इट इज मच ग्रेटर, इट इज मच स्मॉलर। ये बहुत छोटा है तो बहुत बड़ा होता है। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट limitations and similarity, dissimilarity between Coulomb's law and Newton's. Fine.